किताब उर्दू अफ़साना ऐद हाज़िर में जिल्द दोम मुरत्तब राबिया रबा। अफ़साना निगार सैयद परवेज़ अहमद क़लमी नाम परवेज़ शहरयार। पैदाइश 10 जनवरी 1962 जमशेदपुर झारखंड। तालीम PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी। तसनीफ़ बुरे शहर का ख्वाब, अफ़साने, बड़ा शहर और तन्हा आदमी, शेरी मजमुआ, शजर मजमुआ की चाह में, अफ़साने, मिंटो बेदी और असमत की अफ़साना निगारी तनक़ीद। अफ़साना 10 सरों वाला बजूका। ये उस वक्त की बात है जब प्रेमचंद की कहानी होरी 75 साल का हो चुका था। सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे चूँकि वो एक किसान का बेटा था, इसलिए हाथ पाँव के पट्टे अज़लात अब भी सही सलामत थे। अलबत्ता वो ऊँचा सुनने लगा था। अफ़राद खाना का ख़्याल था कि बापू अपने मुतलब की बात बहुत जल्द सुन लेते हैं, लेकिन जिसमें इनका कोई फ़ायदा ना हो वो बात इन्हें सुना ही नहीं पड़ती, चाहे इनके आगे हम कितना भी गला फाड़ लें। दरअसल होरी का बेटा गोवर्धन पढ़ लिख कर दिल्ली में IT प्रोफेसर हो गया था। सोना और रूपा भी अपनी अपनी ससुराल सुधार चुकी थी। इसके बेटे ने होरी को बहुत समझाया था कि ज़माना बदल चुका है, अब खेती बाड़ी छोड़कर वो भी शहर में आकर आराम से रहे, ज़िंदगी की बक़िया दिनों का लुत्फ़ उठाए। गोवर्धन होरी को अपने साथ रखने को तैयार था, लेकिन होरी ने उसकी एक न सुनी। माटी हमारा जीवन है, होरी ने कहा था, इससे जन्मों का नाता है, एकदम हम इसे कैसे छोड़ दें। बच्चे बेबस थे। इन्होंने होरी और धनिया को इनके हाल पर छोड़ दिया। वो अपने बच्चों के कैरियर के लिए फ़िक्रमंद थे। इनके अपने मसाइल थे, इन्हें अपने बच्चों की खुशियाँ भी अजीज़ थीं। दरअसल गाँव और शहर के मेयार ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क आ चुका था। नशिस्त बर्खास्त के आदाब में बड़ा बदलाव आ गया था। शहर गोबर का अपना एक रुतबा था, एक हैसियत थी। इसके बाप एक अच्छा खासा हल्का था। कहते हैं, बेटा अगर अपने दोस्तों से अपने बाप का तारुफ कराते हुए शर्माए तो समझ लेना चाहिए ख़ानदान तरक्की की राह पर गामज़न है। होरी और धनिया जब कभी भी अपने बेटे के यहाँ जाते तो इनके दोस्तों की आमद इन्हें घर के अंदर उन्हीं कमरों में मुंतकिल कर दिया जाता था। मुबादा मेहमान देहातियों को देख कर का तमस्खुर ना उड़ाएं। ये बात होरी को अंदर से खाई जाती थी, इसे एक हद तक महसूस होती थी। इस बार होरी और धनिया शहर गए तो जल्दी ही गाँव वापस लौट आए। इसका एक सबब ये भी था कि फसल की कटाई का वक्त नज़दीक आ गया था। गाँव आते ही इन्हें बड़ी राहत महसूस हुई। गाँव में इन्हें हर तरफ शनासा चेहरे नज़र आने लगे। लोग बाग आकर होरी का काका से इनका हाल पूछते। ये सब होरी को अच्छा लगता है। यहाँ कितना ही अपनाइयत लोगों में गाँव की मिट्टी से पाँव मानूस हैं। होरी ने सोचा, अजनबी धरती पर कदम लड़खड़ाने से लगते हैं। गाँव में रहकर ख़ुद को बहुत सुखी महसूस करते थे। वो दोनों बेटा के पास होते इन्हें गाँव की याद सताती। जब गाँव वापस आते तो इन्हें अपने पोते पोतियों की यादें फ़िक्र में मुब्तला कर देती थी। धनिया अक्सर बीमार रहने लगी थी। इससे ज़्यादा सोचो फिक्र करने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाख हो गया था। डॉक्टर ने इसे ज़्यादा चिंता ना करने की सलाह दी थी। धनिया का बस एक ही अरमान रह गया था, वो अपनी पोती को गोद हरी देखना चाहती थी। वो अपने 3 बच्चों की शादी अपने हाथ में तंग होने की वजह से कुछ भी ना कर पाई थी, लेकिन अब वो फारुक़ुल बाल हो चुके थे। अब इनकी ख्वाहिशी बड़ी पोती ने तारा की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। बुढ़ापे में दोनों एक दूसरे की सोच इस कदर मानूस हो चुके थे कि एक जहन में क्या चल रहा है दूसरा खुद ही बखुद पता चल जाता था। दोनों में अब भी वही पुरानी हमांगी बरकरार थी, बल्कि वक्त के गुजरने के साथ साथ मज़ीद पुख्तगी आ गई थी। जब धनिया ने तारा की धूमधाम से शादी करने की बात सोच रही थी तो होरी पुर उठा। गेहूँ की पकी हुई बालियाँ कटाई के लिए तैयार खड़ी हैं। गेहूँ की लहलहाती हुई सब्ज़ी बालियों की तरफ बड़ा हाथ से दिखाते हुए होरी अपनी बात जारी रखे। लक्ष्मी देवी कृपा से अब की फसल अच्छी आई है। सोचता हूँ इतने तारा की मंगेतर IAS ऑफिसर है, इसकी शादी भी इसी शान से होनी चाहिए। इन साल मजदूरों की पाई मजदूरी चुका दी है, इसलिए निश्चिंत हूँ कि पूरे का पूरा गेहूँ सही गे से सरकारी गोदाम में पहुँच कर अच्छी रकम खड़ी कर लूँगा।
धनिया चैन की लंबी सांस ली। शुक्र है तुम्हें तुम्हारी तरकीब समझ में आ गई, वरना हर साल की तरह इस साल भी वही रोना और अधिया बटाई के देने पड़ेंगे। अभी धनिया ने अपनी आखिरी जुमला ज़बान से अदा ही किया था। वो खेत के आखिरी सर है जहाँ पर ज़मीन से आसमान से मेरे से कुछ देर ठनक से गए हथियारों से लैस नक्सलियों का पूरा काफिला नहर के किनारे से गुजर रहा था। तो से देखने पर ऐसा महसूस होता गोया चूटियों की लंबी सी लकीरें अपने सिरात मुस्तकीम पर रिंग रही हैं, लेकिन असल में लर्जा बरादरा कर दिए जाने वाले मंजर ने कुछ देर के लिए इनकी आसान खता कर दिए। आए दिन नक्सलियों अल्लाह बोल से ज़मींदारों की नींद हराम कर देते थे। इसने सोचा ये मामूली चूटियाँ अगर इकट्ठा हो गई तो कितनी शक्तिशाली हो जाती हैं। अचानक इसे महसूस हुआ ऐसे बेशुमार चोटियों के हिसाब पर इसके दिल दिमाग पर रिंगती चली आ रही हैं। इस ख्याल से लम्हा भर के इसका सारा बदन सहर उठा और इसकी ज़बान गुंग हो गई। लेकिन मुस्तकबिल का ख्वाब इतना ज़बरदस्त था कि इसके बैठे मीठे मीठे रस से वो दोनों एक बार फिर मसरूर होकर उठे। पकी फसल 2-3 रोज़ में कटने वाली थी। खेत का बीचों बीच बज्जू का खड़ा कुछ अजीब अंदाज से मुस्कुरा रहा था। होरी ने महसूस किया इसकी मानखेज़ मुस्कुराहट के पीछे कोई राज छुपा हुआ है जिससे वो महसूस हो रहा है। लेकिन वो दूसरे ही लम्हे इस लायानी ख्याल को अपने जहन से झटक दिया। वजू का भी बुला कर मुस्कुराता सकता है। इसने इस घर के फटे पुराने कपड़ों से बना खुद अपने हाथों से खेत में खड़ा किया। इसमें इतना शऊर कहाँ से आ गया? वो मुस्कुरा भी सके, ज़रूरी है इसका वहम होगा। माए इसके दिमाग में बीते दिनों की याद ताज़ा हो गई। वो ग़ुलामी में जब अंग्रेज़ों का राजपाट था, लाल पगड़ी और खाकी वर्दी वाला एक सिपाही भी गाँव से गुजर जाता था। उसे देख कर खौफ से काँप उठते। इस कदर रोब था कभी इनका हम हिंदुस्तानियों पर, लेकिन अब हम आज़ाद हैं। हमारी अपनी हुकूमतें, प्रशासन भी अपना है, अपनी अदालतें, पुलिस भी अपनी ही है। ना महाजन गला दबाता है, ना लगान की वसूली का खौफ है, ना ही ज़बरदस्ती। कैसे अच्छे दिन आ गए हैं, जैसे दिन चाहे जियो, जैसे जी चाहे खाओ, जैसे जी चाहे पियो। सुनने नक्सलियों ने बड़े ठग के बेटे को अगवा कर लिया है। धनिया जब अपनी मरी सी आवाज़ में होरी से दरियाफ्त किया तो इसके चेहरे पर गहरी तशवीश ज़ाहिर हो रही थी। हाँ, पर इसने हमारे बाप का क्या चाहता है? होरी खदरे लापरवाही से जवाब दिया। परिवर्ती की रकम ना मिलने पर इन्होंने इनसे जान से मार देने की धमकी भी दी। होरी ये बात कुछ अंदाज में कही गोया धनिया को फिक्र करने की चिंता ज़रूरत नहीं है। लेकिन धनिया जवाब में बिल्कुल मुतमईन न थी। इसके बावजूद होरी से मज़ीद सवाल पूछकर इसे परेशान करना नहीं चाहती थी। वो चुपचाप होरी के पीछे पीछे पगडंडी पर ख़त्म जमा कर बराबर चलती रही। शहर से आकर सबसे पहले वो अपने खेत पर गए थे। वहाँ जब कुछ ठीक पाया तो घर आकर दोनों इत्मीनान की सांस ली थी। होरी लंबी मुसाफिर से थक चुका था। अपने हाथ मुँह पोंछने के बाद अंगूछा कंधे पर फेंके हुए इसने कहा, मैं साबित करूँगा कि गोवर्धन का ख्याल गलत है। मेरा बड़े शहर को हिजरत ना करके गांव में रहने का, अपने पुरखों की ज़मीन पर काश करने का फैसला कितना सही है। धनिया गुड़ की फलियाँ और एक लोटा कटोरे में का ताज़ा कच्चा और ठंडा पानी रखकर एक तरफ बैठ गई और खप लेने चिल्लम तैयार करने लगी। ईश्वर की दया से आज हम किसी के मोहताज नहीं। धनिया ने कहा, हम पोती की शादी में दिल खोल कर खर्च करने की क्षमता रखते हैं। धनिया तुम बस देखती जाना, हम अपनी पोती का ब्याह किस धूमधाम से करेंगे। होरी ने बात चिल्लम का कश लगाते हुए कही, दुनिया समाज सब आशीष करते रह जाएंगे। इनका ये जज्बा सोच धनिया को ऐसे बुढ़ापे में भी अंदर से तवानाई की सरगोशी बख्श रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। धनिया ने जब बाहर जाकर दरवाज़ा खोला, डाकिया खड़ा था। इसने धनिया के हाथों में खत थमा दिया। दोनों खत पाकर हैरान रह गए। धनिया ने होरी के हाथ में खत देते हुए पूछा, सब ठीक है? खत में भेजने वाले का नाम पता नदारत था। हाथ में खत लिए वो दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने के थोड़ी बसों पेश के बाद लिफाफा चाक किया तो खत के मजमून ने एकदम हिला कर दिया। होरी का लाल सलाम। काका लाल सलाम, हमारी अदालत ने फैसला किया है कि गेहूँ की फसल में से 1/4 हिस्से की हकदार तुम भी हो, तो तुम्हारी पूरी फसल नहीं उठाएंगे। पूरी इमाशी की रात तुम्हारे गेहूँ की कटाई हो जाएगी। तुम अपने हिस्से का गेहूँ दलान में रखाओगे या मंडी भिजवाओगे, इसे तुम्हें पूरा अधिकार है। जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है। इस रात बता देना क्या करना है। और हाँ, खबरदार किसी को भी होशियारी दिखाई पुलिस को खबर दी, अपनी जान से हाथों बैठोगे। परिंदों से हिफाजत करना तुम्हारा अपना बजूगा। होरी ने खत का आखिरी फकरा पढ़ा तो बजूगा का जहरखंड मुस्कुराहट में लिपटा हुआ चेहरा दम से उसके तस्वीर में घूम गया। बजूगा का रावण की तरह 10 सर निकल आए थे।
वो उसकी बेबसी पर जोरदार लगा रहा था और इन्हें अंगूठे से अपने माथे के पसीने पोंछते हुए रप्पड़ पड़ाया। पता चला कोलिन इस वक्त खेत में खड़ा क्यों मुस्कुरा रहा था। धनिया कुछ ना समझ सकी और खाली खाली होरी का मुंह तकती रह गई।